राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 6 जिसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्य मूल्यांकन की संख्यात्मक विधियों के बारे में बताया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुषंगी लाभ यानी कि फ्रिंज बेनिफिट्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस ग्रुप का लिंक वहाँ पर दे दूँगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनुषंगी लाभ यानी कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनको हम जो सैलरी से एक्स्ट्रा पे करते हैं या उनको सैलरी से एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट्स देते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे कोई मील ब्रेक दे दिया, सोशल सिक्योरिटी, वर्क एंड बोनसेस, पे रेज, एम्प्लॉय अलाउंस, अचीवमेंट रिवॉर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड वेकेशन। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अनुषंगी लाभों का अर्थ क्या होता है। किसी उद्योग में कर्मचारियों को उनके नियमित वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाले लाभ अनुषंगी लाभ कहलाते हैं। अनुषंगी लाभ बीमा, वेतन सहित बीमारी की छुट्टियां, पेंशन, समयोत्तर भुगतान एवं अन्य लाभ श्रम के पारिश्रमिक का मुख्य भाग होता है। ठीक है, तो देखिए जो अनुषंगी लाभ होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वेतन से अतिरिक्त तो जितना भी हम उनको जो भी लाभ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अनुषंगी लाभ कहलाते हैं। तो वो सभी लाभ बीमा इस टाइप के हो सकते हैं, जैसे बीमारी की छुट्टियां दे दी किसी को, पेंशन दे दी, ठीक है, समयोत्तर भुगतान दे दिया। इस तरीके से ये सभी जो होते हैं ये हमारे अनुषंगी लाभ कहलाते हैं। सन 1940 से यह शब्द अधिक व्यापक हो गया है। एक अध्ययन के अनुसार किसी फर्म की कुल श्रम लागत का 1/3 है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस लाभों के लिए कर्मचारियों को अपने वेतन में से कुछ भी व्यय नहीं करना होता, ये तो उनके वेतन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1940 के बाद जो है ये शब्द जो है वो बहुत ही व्यापक हो गया अनुषंगी लाभ, यानी उससे पहले इसको इतनी महत्ता नहीं दी जाती थी, लेकिन 1940 के बाद अनुषंगी लाभ को बहुत महत्ता दी जाने लगी है। और एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला है कि हमारे जो फर्म की जितनी भी श्रम लागत होती है, ठीक है, यानी कि जितनी भी लेबर कॉस्ट होती है, उसका टोटल 1/3 जो है वो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी फ्रिंज बेनिफिट्स यानी कि और अनुषंगी लाभों के ऊपर खर्च करता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपने वेतन में से कुछ भी यहाँ पर पे नहीं करना होता। ठीक है, उनको सारा जो होता है वो कंपनी की तरफ से ही मिलता है, उनको इसके अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता। उसके बाद देखिए, इस प्रकार अनुषंगी लाभों में अनेक तरह के भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे ये भुगतान व्यक्तिगत हो या सामूहिक, तात्कालिक हो या दीर्घकालीन या एवं वित्तीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर किस किस टाइप के आ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्तिगत यानी कि अगर हम किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को दे रहे हैं, अलग से किसी को पर्सनल दे रहे हैं तो वो व्यक्तिगत होता है। सामूहिक यानी कि अगर हम किसी ग्रुप को दे रहे हैं वो, ठीक है, कोई एक ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का, अगर हम उनको दे रहे हैं तो वो सामूहिक कहलाएगा। तात्कालिक यानी कि जिसका भुगतान हम एट ए टाइम कर सकते हैं वो तात्कालिक होता है। दीर्घकालीन यानी कि जिसका भुगतान हम बाद तक भी कर सकते हैं, ठीक है, ईयरली दे दिया, उसका टाइमिंग 6 मंथ्स दे दिया, इस तरीके से जो बाद तक भी जिसका हम भुगतान कर सकें वो दीर्घकालीन। ठीक है, वित्तीय मतलब किसी को हम मुद्रा के रूप में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं वो सभी वित्तीय लाभ कहलाते हैं। ठीक है, इसमें मुफ्त चिकित्सा सुविधा, शिक्षा एवं मनोरंजन की व्यवस्था, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, निःशुल्क आवास एवं यातायात की सुविधा आदि प्रमुख है। उसके बाद सामान्यतः अनुषंगी लाभ कार्यक्रम उद्योग की देय क्षमता और श्रम शक्ति पर निर्भर करते हैं। नायल्सन का मत है कि अनुषंगी लाभ कार्यक्रमों का निर्धारण उनके घटकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो देखिए अभी हमने कार्य मूल्यांकन पढ़ा था। ठीक है, तो कार्य मूल्यांकन में मैंने आपको बताया था कि कार्य मूल्यांकन जो होता है वो किसी भी कार्य के जितने भी कार्य होते हैं उसके घटक के ऊपर आधारित होता है कि जो कार्य है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कितनी उसके अंदर एजुकेशन चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, कैसी वर्किंग कंडीशन है। तो ये सभी जो होते हैं ये घटक होते हैं। तो अनुषंगी जो लाभ होते हैं ये भी हमारे जो घटक हैं उनके ऊपर ही आधारित होते हैं। ठीक है, क्योंकि
कई एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं उनको ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं, और जो कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं उन्हें कम बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसी तरीके से और फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, कई एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो उनके आधार पर ही जो है अनुषंगी लाभ भी दिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई एक मजदूर है, वो उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, वो बहुत ही बेकार कंडीशन में काम कर रहा है, और एक मज़दूर जो है वो अच्छी कंडीशन में काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो लाभ है वो उसको ज़्यादा दिए जाएंगे जो एक बहुत ही बेकार कंडीशन में काम कर रहा है, जिसकी वर्किंग कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर उसको ज़्यादा लाभ दिए जाएंगे। उनके अनुसार इन घटकों में लागत भुगतान क्षमता, कर्मचारियों की आवश्यकताएं, श्रम संघों की सौदाकारी शक्ति, विभिन्न कर, जनसंपर्क, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं आदि प्रमुख है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं अनुषंगी लाभों के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। अपनी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अन्य उद्योगों या स्थानीय बाजार में उपलब्ध सेवाओं या लाभ के समान लाभान्वित करना और सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य कि जितने भी हमारे संस्था के जो कर्मचारी हैं उनको हम दूसरी संस्था के जितना, यानी कि दूसरी संस्था जो है वो हो सकता है कर्मचारियों के लिए ज़्यादा दे रही हो, तो उनके जितना हम उनको प्रदान करें और साथ ही साथ उनको सेवाएं उपलब्ध करवाएं जिससे कि वो संतुष्ट रह सकें। अनुषंगी लाभ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आय में वृद्धि करना है। ठीक है, और जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं इससे उन्हें लाभ तो प्रदान होते हैं, साथ साथ उनकी आय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जो वो एक्स्ट्रा चीज़ों पर जो खर्चे करते वो वहाँ पर उनको कंपनी के थ्रू मिल रहे हैं, तो वो उनकी जो मेन सैलरी होती है वो बच जाती है, तो इससे उनकी जो आय है उनमें वृद्धि होती है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कार्य पर योग्य अनुभवी एवं परिश्रमी व्यक्तियों की नियुक्ति करना और उन्हें प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो देखिए जो प्रशिक्षण होता है ये भी एक तरीके का बेनिफिट होता है, क्योंकि प्रशिक्षण से किसी भी कर्मचारी को ग्रो करने के अवसर प्रदान होते हैं, किसी को कोई भी कर्मचारी विकास कर सकता है वहाँ से, है ना। तो इसलिए कार्य पर हमेशा जो अनुभवी परिश्रमी व्यक्ति हैं उनको नियुक्त करके उनका प्रशिक्षण करवाना। विभिन्न प्रकार की श्रम सभाओं और सम्मेलनों में हिस्सा होने वाले खर्चों में सहायता पहुंचाना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयज़ हैं और वो स्टेट के बाहर जाकर कोई मीटिंग कर रहे हैं, स्टेट के बाहर जाकर कंपनी के लिए कोई मीटिंग कर रहे हैं, और अगर वो उसका खर्चा खुद पे कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर वो खर्चा पे खुद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका काफ़ी सारा जो सैलरी का जो हिस्सा है वो वहाँ पर चला जाता है, और जबकि उनका कोई पर्सनल इसके अंदर बेनिफिट नहीं होता, वो कंपनी का ही बेनिफिट होता है ना। तो इसलिए जितने भी वो सम्मेलनों या सभाओं में हिस्सा लेते हैं उन सभी के खर्चों में उन्हें सहायता पहुँचानी चाहिए। कर्मचारियों को आवश्यक छुट्टियां प्रदान करना तथा उनकी सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं का आदर करके उनके मनोबल में वृद्धि करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, और एक उद्देश्य ये है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो आवश्यक छुट्टियां हैं, ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कोई हॉलीडेज आ रहे हैं, जैसे उनको कोई उनके धर्म का कोई हॉलीडे जैसे दिवाली है, होली है, इस टाइप से ये सभी छुट्टियां उनको देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी जो धार्मिक स्तर है वो ऊंचा उठता है, क्योंकि वो इसमें मान्यता रखते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ही उनका जीवन स्तर जो है वो भी ऊपर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कर्मचारियों द्वारा असहनीय जोखिमों को वहन करना, उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, ऐसे कर्मचारी जो जोखिमों को वहन नहीं कर सकते, ठीक है, उनके जोखिमों को स्वयं वहन करना, यानी कि अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी है, अगर वो उनके पास चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और वो अपनी चिकित्सा की सुविधाओं का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उनको वहाँ पर वो चीज़ पे करना ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना। ठीक है, तो कर्मचारी जो हैं उनको हर प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध कराना, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो सामाजिक रूप से है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से है, जिससे कि एक कर्मचारी जो है उसको पूर्णतः संतुष्टि मिले। उसके बाद उपभोक्ता समुदाय एवं जनता में संस्था की प्रतिष्ठा और संस्था के प्रति अच्छी विचारधारा बनाए रखने में भी ये कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखिए कोई भी कंपनी है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, फ्रिंज बेनिफिट्स देती है, तो सिर्फ उसके एम्प्लॉयज़ के लिए ही नहीं, उसके खुद के लिए नहीं, बल्कि उसके जो सोशल जो मतलब जो सामाजिक जो उसकी प्रतिष्ठा होती है
वो भी उभर कर आती है, क्योंकि समाज में दिखता है कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए कितना उनका ध्यान रखते हैं, उन कितना कुछ करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम जो है वो समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। उसके बाद देखिए, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना और औद्योगिक शांति बनाए रखना, ठीक है। देखिए, जब हम एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझकर अच्छे से काम करते हैं, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती है और साथ ही साथ औद्योगिक शांति बनी रहती है। यानी कि उनकी अगर हम सब ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो वहाँ पर हड़ताल वगैरह जैसी चीज़ें नहीं होती और औद्योगिक शांति बनी रहती है। ओके, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप फ्रिंज बेनिफिट्स के। जैसे देखिए, वैधानिक तौर पर जो अपेक्षित भुगतान होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे वृद्धावस्था लाभ हो गया, श्रमिक प्रतिपूर्ति, बेरोजगारी क्षतिपूर्ति। उसके बाद आकस्मिक तथा स्थगन लाभ में हमारे आ जाती हैं पेंशन योजनाएं, ग्रुप जीवन बीमा, ग्रुप स्वास्थ्य बीमा के अंदर चिकित्सा व्यय, अपंगता व्यय, गारंटी शुदा वार्षिक वेतन, पूर्वदत्त वैधानिक योजनाएं, सवेतन अवकाश, कर्तव्य अवकाश, मातृत्व अवकाश, शिशु सुरक्षा अवकाश, ठीक है। उसके बाद देखिए, रुग्णता अवकाश, दांत संबंधी लाभ, अध्ययन सहायता लाभ, सुझाव पुरस्कार, सेवा पुरस्कार, अलगाव वेतन। उसके बाद आता है काम ना किए गए समय का वेतन, जिसके अंदर हमारी छुट्टियां तथा अवकाश आ जाता है। उसके बाद अन्य लाभ जो हैं उसमें यात्रा भत्ता, कंपनी कार तथा अनुदान, आवागमन व्यय, वेशभूषा तथा उपकरण व्यय, भोजन भत्ता, ठीक है, वस्तुओं तथा सेवाओं पर बट्टा, शिशु सहायता सुविधाएं, ठीक है। तो ये सभी जो है एग्जाम्पल्स हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के। हो सकता है इसके अलावा भी एम्प्लॉयज़ जो है वो कोई जो एम्प्लॉयर्स हैं इसके अलावा भी कोई और फ्रिंज बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो ये सभी जो है ये फ्रिंज बेनिफिट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे अनुषंगी लाभों के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। तो देखिए, ऐसे लाभ तथा सेवाओं को कर्मचारियों को उनकी खुशहाली के संरक्षण तथा रखरखाव के लिए दिया जाना चाहिए। प्रबंध को यह नहीं अनुभव कराना चाहिए कि यह उन पर बोझ है, ना ही प्रबंध को ऐसा महसूस कराना चाहिए कि वे इन लाभों को दान के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम कोई फ्रिंज बेनिफिट्स यानी कि कोई लाभ जब हम अपने कर्मचारियों को देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो हमें उन्हें बार बार ये फील नहीं कराना चाहिए कि हम उन पर एक एहसान कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लाभ देकर उन पर एक एहसान कर रहे हैं, उनको जैसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि हम उन्हें ये लाभ दे रहे हैं तब उन्हें एक्स्ट्रा काम करना है या इस तरीके से काम करना है। उनको उनका जो है बार बार उन्हें टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्हें खुशी खुशी वो प्रदान कर देने चाहिए और उनके ऊपर एक एहसान नहीं जताना चाहिए। उसके बाद देखिए, लाभों से उनकी वास्तविक आवश्यकता संतुष्ट होनी चाहिए। कर्मचारी ऐसे लाभों का विरोध करते हैं या तटस्थता दिखाते हैं जिनको वे पसंद नहीं करते। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि जो हम लाभ किसी कर्मचारी को देते हैं उससे उनकी जो वास्तविक आवश्यकता है उसे संतुष्टि मिलनी चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है जो काफ़ी लोअर लेवल का है और काफ़ी गरीब है, ठीक है। कोई कर्मचारी जो है वो काफ़ी गरीब है और उसके पास अपनी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी नहीं हैं। मतलब अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनके पास इतना भी नहीं है कि वो अपने घर में किसी का इलाज करा सके। तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको चिकित्सा संबंधी लाभ प्रदान करने चाहिए, ठीक है। अगर उसके स्थान पर हम उन्हें ये लाभ देते हैं कि वो कहीं जाकर छुट्टियां मना सकते हैं, वो वेकेशंस मना सकते हैं और उसमें उनको इतनी छूट मिलेगी, तो क्या वो इस लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं? संबंधी व्यय नहीं कर सकता, वो वेकेशंस का फ़ायदा क्या उठाएगा, है ना। तो हमेशा हमें अपने कर्मचारियों को देखते हुए उनकी वास्तविक जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करना चाहिए, ना कि उससे अलग कुछ उनको प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी जो है वो ऐसे लाभों का विरोध करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लाभ जो है वो लागत प्रभावी होने चाहिए, ठीक है। लागत प्रभावी मतलब जैसे हम किसी को बेनिफिट्स दे रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स मान लीजिए हम किसी को अगेन चिकित्सा सुविधा का ही लेते हैं। अगर उनको हम कोई मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं और मेडिकल बेनिफिट्स वहाँ पर उनको खर्चा जो हो रहा है, मान लीजिए उनको खर्चा करना पड़ रहा है 1 लाख का और अगर हम उन्हें बेनिफिट सिर्फ 1,000 रुपये का दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये उनके लिए सफिशियंट है? क्या वो उनको संतुष्ट करेगा? भाई जहाँ हम 99,000 दे सकते हैं वहाँ हम 1,000 और भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो है
ऐसा होना चाहिए हमारा फ्रिंज बेनिफिट्स जो लागत प्रभावी हो, यानी कि जितनी भी उसकी लागत है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पे करना। लागत प्रभावी का मतलब होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पे करना, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पे करना। मान लीजिए 1 लाख का अगर है तो हम कुछ तो पे करें, जैसे 70,000 पे करें, कम से कम उसके अंदर 70% तो पे करें। तो इस तरीके से जो हमारा फ्रिंज बेनिफिट होता है वो लागत प्रभावी होना चाहिए। उसके बाद वे जहाँ तक संभव हो व्यापक आधारित होने चाहिए, मतलब जो हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स है वो हर फील्ड में होने चाहिए, ठीक है ना। व्यापक आधारित मतलब व्यापक होने चाहिए, वो काफ़ी मतलब नैरो माइंडेड नहीं होने चाहिए, वो व्यापक होने चाहिए। ओके, ऐसे लाभों का प्रशासन संपूर्ण नियोजन की पूर्व शर्त पर होना चाहिए, यानी कि जितने भी ये लाभ होते हैं उनका पहले से ही नियोजन किया जाना चाहिए कि किसको किस तरीके से कौन से लाभ प्रदान करने हैं। उसके बाद देखिए लास्ट है हमारा, कर्मचारियों की इच्छाएं जो उनके यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की जाती हैं तथा यूनियन की सौदेबाजी शक्ति पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हम जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स जो हम देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, उसके अंदर हमारी जो कर्मचारी की इच्छाएं हैं उनको भी जानना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी यूनियन होती है उनकी जो सौदेबाजी शक्ति है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए कि किस प्रकार का क्या बेनिफिट कौन से कर्मचारी को दिया जाए और किस प्रकार से दिया जाए। ओके, उसके बाद देखिए कर्मचारियों को लाभों का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। तो जितने भी हमारे कर्मचारी होते हैं उनको लाभ तो दिए ही जाने चाहिए, साथ साथ उनको ये भी बताया जाना चाहिए कि वो किस प्रकार से इन लाभों का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको अपनी जो स्कीम्स हैं उन सभी के बारे में बताना चाहिए कि ये हमारी स्कीम है, आप इस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। उनको पूरी स्कीम के बारे में डिटेल में बताना चाहिए और उनको उपयोग करने का तरीका भी बताना चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी अनुषंगी लाभ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें, और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।